इस वीडियो में हम AEC 2 यानी कि सेमेस्टर 3 या फिर सेमेस्टर 4 में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस के यूनिट 7 यानी कि मानव समुदाय और पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। AEC 2 पे मैंने 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सेमेस्टर 3 या फिर आप सेमेस्टर 4 के लिए AEC पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, तो 3 वीडियो में मैंने आपके सिलेबस को कवर किया है। 2 वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और ये तीसरा वीडियो है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम पर्यावरण की परिभाषा और इसके महत्व को देखते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर की भूमि, जल, वायु, सजीव और निर्जीव वस्तुओं का समूह है। यह न केवल हमारी प्रकृति का हिस्सा है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण को जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहा जाता है, जो समस्त जीवों और उनके चारों ओर के जैविक और अजैविक कारकों का सम्मिलन है। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए इसे किसी जीव जंतु और उसके आसपास के जैविक और अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंध का परिणाम बताया है। आज हमारी धरती पर बढ़ता हुआ तापमान, पर्यावरण चक्र का गड़बड़ाना और प्रकृति का प्रकोप इस बात का संकेत है कि मानव अपनी लालसाओं के कारण पर्यावरण का अत्यधिक शोषण कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, वन कटाव और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये सभी पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण बन रहे हैं। आइए अब हम मानव की जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। विश्व जनसंख्या और भारत की स्थिति को देखते हैं। 2011 में विश्व की जनसंख्या लगभग 7.1 अरब थी और भारत ने आज़ादी के कुछ दशकों में ही 33 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। भारत जैसे विकासशील देश में यह वृद्धि और भी चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ आर्थिक और सामाजिक और बुनियादी ढांचे की समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं। जनसंख्या का अनियमित विकास एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। यह वृद्धि शिक्षा की कमी, गरीबी और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है। परिवार नियोजन की अवधारणा को न समझ पाने और लड़के की चाह में कई संतान उत्पन्न करने की मानसिकता ने समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण बताए गए और यहाँ बताया गया कि 7.1 करोड़ विश्व की जनसंख्या 2011 में थी, जो कि वैश्विक संसाधन पर एक दबाव बनाती है और वैश्विक संसाधन के असमान वितरण को दर्शाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव को देखते हैं। शिक्षा का अभाव, अशिक्षा और जागरूकता की कमी से परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव, आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी में जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने मृत्यु दर को घटाया है, लेकिन इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि तेज हो गई है। उसके बाद है जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। भारत की अनुकूल जलवायु और संसाधनों की उपलब्धता ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य, भोजन और जल की आपूर्ति पर भी भारी दबाव डालता है। पर्यावरण और जनसंख्या का आपसी संबंध को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण का एक दूसरे से गहरा संबंध है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पृथ्वी संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन 90,000 एकड़ जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। खेती के लिए अधिक भूमि उपयोग हो रहा है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो रही है। जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण असमान है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 600 से अधिक लोग रहते हैं,
वहाँ संसाधनों की मांग अधिक है। दूसरी ओर शुष्क मरुस्थल, शीत प्रदेश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। पर्यावरणीय प्रभाव को देखें तो जनसंख्या वृद्धि से वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। इसके कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना आदि उत्पन्न हो रहे हैं। स्वास्थ्य और जनसंख्या का गहरा संबंध है। आइए हम स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। गरीब और विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं का कुपोषण एक बड़ी समस्या है। निम्न आय वाले देशों में 38% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। शहरों में बढ़ती भीड़, प्रदूषण और दूषित पेयजल से संक्रमण बीमारियां फैल रही हैं। यातायात के कारण सांस की बीमारियां जैसे दम्मा भी तेजी से बढ़ रही है। अब हम जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। प्रदूषित पानी और हवा से जल जनित और वायु जनित बीमारियां फैल रही है। जल के संकट के कारण 1.3 अरब लोग जल जनित रोगों से खतरे में हैं। कृषि और स्वास्थ्य के संबंध को देखते हैं तो कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता घट रही है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाला। अब हम जल संकट और खाद्य सुरक्षा को देखते हैं। जल की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। भारत में पानी के स्तर में गिरावट के कारण अनाज उत्पादन में 25% की कमी आई है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों में करोड़ों लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। खाद्य संकट की बात करें तो खाद्य उत्पादन में कमी और बढ़ती जनसंख्या ने खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। कुपोषण का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट को। एक बच्चे का कार्बन उत्सर्जन कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। यह खासकर विकसित देशों में पर्यावरण पर भारी दबाव डालता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में जन्मा बच्चा चीन में जन्मे बच्चे से 7 गुना और बांग्लादेश में जन्मे बच्चे से 168 गुना अधिक कार्बन उपयोग करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है। यह स्पष्ट है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का मुख्य कारण विकसित देशों की उच्च खपत और उत्पादन है। चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है, इसका अधिकांश उत्सर्जन पश्चिमी देशों के लिए उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में होता है। अब हम इन समस्याओं के समाधान और सुझाव को देखते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के लिए समाधान यानी कि जनसंख्या नियंत्रण का सुझाव। इसमें पहला है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने से जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरा है परिवार नियोजन। प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार करने से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने से परिवार छोटे और अधिक संगठित हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। हरित प्रौद्योगिकी उद्योगों में कुशल और पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। वन संरक्षण, वनों की कटाई पर रोक और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना चाहिए। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद हम स्वास्थ्य सुधार की बात करें तो स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कुपोषण और संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अब हम जल और खाद्य संकट के समाधान की बात करते हैं। जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जल बचाओ अभियान जैसे चीज़ों को समर्थन करना चाहिए। जैविक खेती और प्राकृतिक खादों का प्रयोग करना चाहिए।
खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। भविष्य की चुनौती और उम्मीदें देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 से 2019 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि कुछ राज्यों में वृद्ध समाज की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। हमें इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की ज़रूरत है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और सतत विकास को अपनाना, यही हमारे बेहतर भविष्य की कुंजी है। जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण क्षरण और स्वास्थ्य समस्याएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आज हमारे पास समय कम है, लेकिन यह संकट को रोकने और भविष्य को सुरक्षित बनाने का सही समय है। अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। अब हम पर्यावरणीय आंदोलन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी आंदोलन किए गए भारत में, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों को देखते हैं। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन का इतिहास गहरी जड़ों वाला है। यह आंदोलन न केवल पर्यावरण के संरक्षण के लिए खड़े हुए, बल्कि समाज में जन जागरूकता लाने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का मार्ग भी प्रशस्त किया। ये आंदोलन किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे राष्ट्र को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का काम किया। आइए देखते हैं, पहला है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ। इसका उद्देश्य जंगलों को अनियंत्रित कटाई से बचाना था। इस आंदोलन में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। जब ठेकेदार जंगल में पेड़ों की कटाई करने आते थे, तो गांव की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से रोका। श्रीमती गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था। 26 मार्च 1974 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन ने न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि सरकार को वन नीति में बदलाव करने के लिए मजबूर किया। इसका नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह नारा पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक बन गया। इसके बाद दूसरा है हमारा अपिको आंदोलन। उत्तर भारत में चिपको आंदोलन के तर्ज पर दक्षिण भारत में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 1983 में अपिको आंदोलन शुरू हुआ। अपिको शब्द का अर्थ कन्नड़ भाषा में है गले लगाना। इस आंदोलन का उद्देश्य जंगल की अंधाधुंध कटाई को रोकना और स्थानीय समुदाय को उनके पर्यावरणीय अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। लोगों ने जंगल तक पैदल यात्रा कर पेड़ों को गले लगाकर विरोध जताया। इस आंदोलन ने स्थानीय वनस्पतियों, जैव विविधता और आजीविका के साधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद तीसरा है हमारा साइलेंट वैली आंदोलन। 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली क्षेत्र में कंतीपूझा नदी पर एक पनबिजली परियोजना का प्रस्ताव रखा गया, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता को गंभीर खतरा था। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया। सन 1984 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यह आंदोलन भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA की अवधारणा को स्थापित करने का प्रेरणा स्रोत बना। इसके बाद चौथा है हमारा बिश्नोई आंदोलन। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने 18वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए अमृता देवी और 363 बिश्नोई समुदाय के सदस्यों ने अपने प्राण त्याग दिए। यह आंदोलन पर्यावरणीय चेतना और बलिदान का प्रतीक है। बिश्नोई समुदाय के 29 नियमों में पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों की सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसके बाद पांचवा है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन
सन 1985 में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित हो रहे लोगों को पुनर्वास और पर्यावरणीय हानि के मुद्दे को उठाना था। इस आंदोलन ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और पर्यावरणीय दिशा निर्देश के कारण यह आंदोलन सफल रहा। पर्यावरणीय आंदोलन के महत्व को देखें तो इन आंदोलनों ने भारत को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया है। उन्होंने यह साबित किया है कि जब स्थानीय समुदाय संगठित होकर आवाज़ उठाते हैं तो वे पर्यावरणीय नीतियों में बदलाव ला सकते हैं। इन आंदोलनों ने न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सफलता प्राप्त की है, बल्कि समाज की प्रकृति के प्रति दायित्वों का भी बोध कराया है। आइए अब हम पर्यावरण न्याय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और इसके महत्व को देखते हैं। सबसे पहले हम भारतीय परंपरा और पर्यावरण को देखते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व की भावना गहराई से जुड़ी हुई है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी की उर्वरता, शुद्धता और दृढ़ता का वर्णन करते हुए इसे मानव जाति के लिए समान रूप से उपलब्ध बताया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में देखता है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति का आपसी संबंध महत्वपूर्ण है। हालांकि आधुनिक युग में लालच, शोषण और अपारंपरिक जीवन शैली ने पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को कमजोर किया है। इसका परिणाम है कि भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बावजूद दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक बन गया है। अब हम पर्यावरण न्याय का वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। पर्यावरणीय न्याय जो 1980 के दशक में अमेरिका में प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। EPA के अनुसार इसकी परिभाषा को देखें तो इसमें पर्यावरणीय इक्विटी पर जोर दिया जाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच और पर्यावरणीय खतरों का समान वितरण और निर्णय लेने में भागीदारी शामिल है। कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंध और अस्थायित्व पर जोर देता है। अब हम भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को देखते हैं। भारत ने पर्यावरणीय न्याय को सुनिश्चित करने के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय मामलों में प्रभावी और त्वरित न्याय प्रदान करना है। आइए अब हम इसके स्थापना और उद्देश्य की बात करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिनियम NGT की स्थापना पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण क्षति के मामले में त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए की गई है। यह 18 अक्टूबर 2010 को NGT के अधिनियम 2010 के तहत अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय विवादों को शीघ्र निपटाना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकना है। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि भोपाल, पुणे और कोलकाता तथा चेन्नई में है। यह अधिकरण उन मामलों में त्वरित निर्णय लेता है जिनमें पर्यावरण और मानवीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी संरचना और कार्यक्षेत्र को देखें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल होते हैं। NGT पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कार्य करता है। इसकी शक्तियों और इसकी विशेषताओं को देखें तो इसके पास न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी अदालत के समकक्ष
शक्तियाँ प्राप्त है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह त्वरित निर्णय लेता है। यह 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करने का प्रावधान करता है, जिससे पर्यावरणीय न्याय शीघ्र प्राप्त होता है। यह स्वतंत्र संस्था है। अधिकरण के किसी भी सदस्य को पुनर्नियुक्ति न होने के कारण वे निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पर्यावरणीय क्षति पर रोक। एनजीटी प्रदूषण, वनों की कटाई, अवैध खनन और अन्य पर्यावरणीय नुकसान के मामलों में कठोर दंड देने और प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है। अब हम इसके द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को देख लेते हैं। एनजीटी ने अनेक ऐतिहासिक फैसले देकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं। पहला है यमुना नदी का संरक्षण। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के 52 किलोमीटर के तटीय इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया गया। दूसरा है हसदेव अरण्य का संरक्षण, यानी कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति को रद्द किया गया है। तीसरा है डीजल गाड़ियों पर रोक। दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा है अवैध रेत खनन पर रोक। नदियों और समुद्र के तल में अवैध रेत खनन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। पांचवा है विश्व सांस्कृतिक महोत्सव पर जुर्माना। यमुना बाढ़ क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब हम एनजीटी की चुनौतियों को देखते हैं। हालांकि एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहला है स्वतंत्रता में बाधा। सिद्धांत रूप में एनजीटी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन कई बार इसके अधिकारों में कटौती की जाती है, जो इसकी कार्यप्रणाली को बाधित करता है। उसी प्रकार दूसरा है संसाधनों में कमी। पर्याप्त बजट और कर्मचारियों की कमी के कारण इसके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आती हैं। तीसरा है आदेशों का अनुपालन। एनजीटी के फैसलों को कई बार अनदेखा किया जाता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। चौथा है सामाजिक और राजनीतिक दबाव। प्रभावशाली व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दबाव के कारण कई बार एनजीटी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता। पांचवा है क्षेत्रीय विस्तार की कमी। सीमित क्षेत्रीय कार्यालयों के कारण ग्रामीण और दूर दराज के लोगों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। छठा है पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। भारत में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। एनजीटी के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इसे और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए बजट और संसाधन, यानी कि एनजीटी को पर्याप्त बजट और योग्य विशेषज्ञों की आवश्यकता है। सक्षम प्रशासन की आवश्यकता है। सरकार और आम जनता को एनजीटी के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जन भागीदारी को बढ़ाना होगा। पर्यावरण संरक्षण में हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि करनी होगी। पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की है। इसके निर्णय उच्च न्यायालय के बोझ को कम करते हैं और पर्यावरणीय समस्याओं का शीघ्र समाधान करते हैं। हालांकि इसे स्वतंत्रता, संसाधनों की कमी और सामाजिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन बाधाओं के बावजूद एनजीटी का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि एनजीटी को सशक्त बनाया जाए और इसे पूरे भारत में विस्तारित किया जाए, तो यह पर्यावरण संरक्षण और न्याय प्रदान करने में और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के कार्य में हर नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
तो इस प्रकार यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमने मानव तथा पर्यावरण के संबंध को समझा। मानवों द्वारा कई आंदोलन किए गए पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसे देखा। NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को देखा। इस प्रकार आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।